अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। रिकॉर्डिंग के सिलसिले को बेटा लेक्चर्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आज बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर क्या होता है बेटा, इसको हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। हर वो चीज जिसका वजन हो, जगह घेरे, मैटर है। बचपन से आप लोग मैटर के बारे में पढ़ते आ रहे हो। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, मैटर की वो स्टेट जिसका डेफिनेट शेप हो, डेफिनेट वॉल्यूम हो, वो सॉलिड है। जिसका शेप डेफिनेट ना हो मगर वॉल्यूम डेफिनेट हो, वो लिक्विड है। और जिसकी दोनों चीजें डेफिनेट ना हो, वो गैस है। जैसे मिसाल के तौर पर ये पेन मेरे हाथ में, ठीक है, अब इसका शेप और वॉल्यूम डेफिनेट है, इसको कहीं भी रख दो इसी शेप में रहेगा, इतनी जगह घेरेगा, ये सॉलिड है। लिक्विड का शेप डेफिनेट नहीं होता मगर वॉल्यूम डेफिनेट होता है। पानी की मिसाल ले लो, पानी को जिस कंटेनर में डालोगे उसी की शेप अख्तियार कर लेगा, अपना कोई शेप नहीं है। गिलास में डालोगे गिलास के जैसा हो जाएगा, बॉटल में डालोगे बॉटल का जैसा हो जाएगा, जिस जगह पे डालोगे उसी की शक्ल अख्तियार कर लेगा। लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। गिलास में जितना पानी है उसको जग में डालोगे, बॉटल में डालोगे, उतनी ही जगह घेरेगा। ऐसा नहीं है कि फुल गिलास का पानी भरा हुआ है, मैं उसको प्रेशर लगा के आधा कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। वॉल्यूम लिक्विड का फिक्स होता है। गैसेस का ना शेप फिक्स होता ना वॉल्यूम फिक्स होता है। जिस कंटेनर में डालोगे, सिलेंडर में रखोगे, सिलेंडर के जैसी हो जाएगी, जहां डालोगे उसी शक्ल की हो जाएगी। और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। एक सिलेंडर में थोड़ी सी गैस डालूंगा, पूरे सिलेंडर में फैल जाएगी। सही है। या कोल्ड ड्रिंक में आपको पता CO2 गैस डिसॉल्व हुई होती है, तो इस कमरे में लाके अगर मैं CO2 को ओपन करूंगा तो वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो कहने का मकसद ये है, कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है, जितनी जगह मिल रही है उतना फैल रही है। उसी गैस को कंप्रेस करके कोल्ड ड्रिंक में बंद किया हुआ था, ओपन किया तो पूरे कमरे में फैल गई। तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, वॉल्यूम वेरी कर रहा है। बेसिकली गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कंटेनर का वॉल्यूम होता है। जिस कंटेनर में गैस को रखा जाएगा उसी का वॉल्यूम अख्तियार कर लेता है। तो मैटर की वो स्टेट जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट हो, वो सॉलिड है। शेप डेफिनेट ना हो मगर वॉल्यूम डेफिनेट हो, लिक्विड है। और जिसकी दोनों चीजें डेफिनेट ना हो बेटा, वो गैस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गैसियस स्टेट को ही। सही है। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है, ये वो पोर्शन है जिसमें आपके पास लॉज भी हैं, डेरिवेशन भी है, थ्योरेटिकल काम भी है, न्यूमेरिकल्स भी हैं, सारी चीजें इस पोर्शन में। इसके बाद लिक्विड और सॉलिड का जो पोर्शन है वो आपका जस्ट थ्योरेटिकल पोर्शन है। उसमें इतना टाइम जो है वो हमें नहीं लगेगा। तो गैसियस स्टेट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब जो भी स्टेट हम स्टार्ट करेंगे, सॉलिड को स्टार्ट करें, लिक्विड को स्टार्ट करें, गैस को स्टार्ट करें, सबसे पहले हम उसका बिहेवियर पढ़ेंगे, यानी उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जो है वो डिस्कस करेंगे, फिर आगे जाएंगे। तो गैसेस का बिहेवियर बताने वाली एक थ्योरी है बेटा, जिस थ्योरी का नाम है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा ये थ्योरी किसने दी थी? साइंटिस्ट का नाम याद रखना। ये थ्योरी दी थी बर्नौली ने।
सही है। बर्नौली नामी साइंटिस्ट ने जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी दी थी, तो एमसीक्यूज में आ सकता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी किसने दी थी? बर्नौली ने दी थी। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के 6 पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं लिख रहा हूं बेटा, और साथ में उसको समझाता हूं। पहला, वॉल्यूम ऑफ molecules of a gas is negligible. सही है। पहला पॉइंट ये कहता है कि गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है। देखो, गैस का जो वॉल्यूम होता है ना, गैस जो जगह घेरती है वो बेसिकली उसके मॉलिक्यूल नहीं घेरते हैं, वो उसके बीच के जो स्पेसेस हैं वो घेरते हैं। एक मॉलिक्यूल एक जगह पे, दूसरा मॉलिक्यूल दूसरे कोने पे, तीसरा मॉलिक्यूल तीसरे कोने पे। तो कहने का मकसद ये है कि गैसेस का जो वॉल्यूम होता है, जैसे इस कमरे में एयर मौजूद है तो उसमें गैसेस आ रही हैं, तो गैसेस जो जगह ऑक्यूपाई कर रही है बेसिकली वो उनके मॉलिक्यूल्स इतनी ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करते, उनके बीच की जो खाली जगह है वो स्पेसेस ऑक्यूपाई करते हैं, वो जगह घेरते हैं। तो अब क्योंकि गैसेस में स्पेसेस बहुत ज्यादा है, हम सब जानते हैं स्पेसेस ज्यादा, तो उनको कंप्रेस करना आसान है, बहुत आसानी से गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। तो अगर कंप्रेस करने के बाद मान लो उन सारे मॉलिक्यूल्स को मैं चिपका दूं, बिल्कुल जोड़ दूं, बिल्कुल मिला दूं, तो उसका वॉल्यूम ना होने के बराबर हो जाएगा, क्योंकि गैस का जो वॉल्यूम था बेटा वो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नहीं था, स्पेसेस का वॉल्यूम था। तो अगर आप स्पेसेस खत्म करके बिल्कुल उसको कंप्रेस कर दो तो उसका जो वॉल्यूम है वो ना होने के बराबर होगा। जैसे कोल्ड ड्रिंक की मैंने मिसाल दी, कोल्ड ड्रिंक को इस कमरे में खोलोगे तो CO2 निकल के पूरे कमरे में फैल जाएगी, यानी उस कमरे में फैली हुई गैस को मैंने कंप्रेस करके इतनी सी कोल्ड ड्रिंक में बंद किया हुआ था। अब इतनी सी कोल्ड ड्रिंक का जो वॉल्यूम है कमरे के वॉल्यूम के मुकाबले में ना होने के बराबर है। तो इसका मतलब गैसेस में स्पेसेस बहुत ज्यादा होते हैं, उनको कंप्रेस करना आसान होता है, तो कंप्रेस करने के बाद उनके मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम बचता है बेटा वो ना काफी होता है, ना होने के बराबर होता है, इतना होता है कि आप उसको निग्लेक्ट कर सकते हो। तो पहला पॉइंट यही है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है बेटा वो क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। दूसरा पॉइंट कहता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन कोलिजन्स is called mean free path. अभी मैंने कहा गैसेस में स्पेसेस बहुत ज्यादा हैं, वैसे भी आपको पता होता है स्पेसेस ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, कोलाइड करेंगे। तो जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हुए आते हैं तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं। अच्छा, एवरेज डिस्टेंस मैंने कहा, एवरेज क्यों कहा है? सारे मॉलिक्यूल इतना डिस्टेंस कवर नहीं करेंगे, कुछ थोड़े से ज्यादा करेंगे, कुछ थोड़े से कम करेंगे, तो एवरेज ले लेते हैं हम। तो दो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से टकराने के लिए आ रहे हैं, एक दूसरे से कोलाइड करने के लिए आ रहे हैं बेटा, तो जितना डिस्टेंस ये कवर करते हुए आ रहे हैं उस डिस्टेंस को हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। तो ये बात भी एमसीक्यूज में आ सकती है, यही पॉइंट लिखा हुआ है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ कहते हैं। सही है। मॉलिक्यूल्स आपस में जब भी टकराने के लिए आते हैं तो जितना डिस्टेंस वो कवर करते हुए आते हैं उस डिस्टेंस को हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। तीसरा पॉइंट, मॉलिक्यूलर कोलिजन्स are
परफेक्टली इलास्टिक। तीसरा पॉइंट क्या है, मॉलिक्यूल्स आपस में भी टकराते हैं, कंटेनर की दीवार से भी टकराते हैं, मगर ये कोलिजन क्या होते हैं बेटा, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक कोलिजन बेटा ऐसा कोलिजन होता है जिसमें एनर्जी में कोई लॉस नहीं आता। टकराने से पहले जो एनर्जी होती है, टकराने के बाद भी वही एनर्जी रहती है। ठीक है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि मॉलिक्यूल्स के जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, यानी टकराने से पहले और टकराने के बाद उनकी एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चौथा पॉइंट, गैस प्रेशर इज द मेजर ऑफ collision of its molecules with the walls of the container। ठीक है, चौथा पॉइंट गैस प्रेशर को बताता है। देखो बेटा, गैस की 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और उसके मोल्स यानी उसका अमाउंट। ये 4 चीजें गैस की बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन चारों में से भी अगर मैं बोलूं सबसे इंपॉर्टेंट होता है गैस का प्रेशर। गैस की पहचान उसके प्रेशर से होती है। कहीं भी जब आप गैस की बात करते हो तो साथ में उसका प्रेशर आता है। जैसे सीएनजी स्टेशन पे गैस भरवाने जाते हो तो साथ में एक डिवाइस लगी होती है जो गैस का प्रेशर बता रही होती है। देखा होगा, अगर गैस बहुत देर से भर रही हो तो उसका मतलब प्रेशर कम आ रहा है, या गैस जल्दी भर रही है तो मतलब प्रेशर ज्यादा आ रहा है। टायर में हवा भरते हैं, उसके साथ भी एक डिवाइस लगी होती है जो कि टायर में या ट्यूब में हवा का प्रेशर बता रही होती है। तो उसको देखते हुए लोग टायर में हवा भरते हैं, ऐसा ना हो ज्यादा भर जाए, ऐसा ना हो कम हो जाए। तो कहने का मकसद ये, जब भी गैस की बात होती है तो गैस के साथ जुड़ा होता है उसका प्रेशर। गैस का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उसका प्रेशर। तो चौथा पॉइंट गैस प्रेशर को बताता है कि गैस प्रेशर है क्या। गैस प्रेशर क्या है बेटा, गैस जिस कंटेनर में रखी है इसकी दीवारों से टकराएगी तो कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगी। तो ये सारे कोलिजन्स का जो मेजर है वो आपका गैस प्रेशर कहलाता है। यानी गैस जिस कंटेनर में रखी है इसकी दीवारों से कम टकरा रही है, प्रेशर कम है। ज्यादा टकरा रही है तो प्रेशर ज्यादा है। सही है। तो गैस प्रेशर बेसिकली ये होता है कि गैस आपकी जिस कंटेनर में रखी हुई है इसकी दीवारों से कितना टकरा रही है। ज्यादा टकरा रही है तो प्रेशर ज्यादा है, कम टकरा रही है तो प्रेशर कम है। पांचवा पॉइंट, है आइडियल गैस के ऊपर। पांचवा पॉइंट है देयर आर नो अट्रैक्टिव और repulsive forces between molecules in an ideal gas। सही है। पांचवा पॉइंट आइडियल गैस के ऊपर है। आइडियल गैस क्या होती है, अगर मैं साइड पे इसकी डेफिनेशन वगैरह लिख दूं, आइडियल गैस क्या होती है, इट इज द वन
whose behavior can be predicted by KMT यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड which obey गैस लॉस। सही है। आइडियल गैस बेटा क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है आइडियल। हम अपनी जिंदगी में किसी को आइडियल बनाते हुए चलते हैं तो किसी ऐसी चीज को बनाते हैं जिसमें कोई गलतियां कोई खराबियां नहीं होती। आप लोगों के पेरेंट्स अक्सर आपके किसी कजन को या आपके किसी दोस्त को आइडियल मान लेते हैं, कहते हैं फलाने के लड़के को देखो कितना अच्छा है कितना काबिल है और तुम अपने आप को देखो। तो किसको आइडियल बनाते हैं, जिसमें उनके रिस्पेक्ट से कोई गलतियां कोई खराबियां नहीं होती। तो आइडियल गैस भी बेटा ऐसी गैस है जिसमें कोई गलतियां कोई खराबियां ना हो, परफेक्ट गैस, एक अच्छी गैस जो हर किसी का कहना माने। KMT के जो सारे पॉइंट लिखवाए हैं मैंने, 5 लिखवाए, भी 6 भी लिखवाता हूं, 6 पॉइंट है टोटल। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के 6 के 6 पॉइंट्स को बिल्कुल पूरी तरह से फॉलो करें और जितने भी लॉज आप पढ़ोगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, ग्राम्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, इन सबको पूरी तरह फॉलो करें, उसे हम आइडियल गैस कहते हैं। तो 5वें पॉइंट में ये बता रहे कि आइडियल गैस क्या है। आइडियल गैस एक ऐसी गैस है जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच कोई फोर्सेस नहीं है। देखो सॉलिड के मॉलिक्यूल बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं तो उनमें फोर्सेस बहुत ज्यादा होती हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़े दूर होते हैं तो उनमें फोर्सेस कम होती है, गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर होते हैं तो उनमें फोर्सेस बहुत कम होती है, मगर कुछ ना कुछ होती हैं। तो आइडियल गैस एक ऐसी गैस है जिसमें फोर्सेस नहीं है। यानी कोई आपसे पूछे रियल गैस और आइडियल गैस में फर्क करने वाली चीज क्या है तो आप बोलोगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। रियल गैस में है, आइडियल गैस में नहीं है। रियल गैस में से फोर्सेस को हटा दो तो अब वो बन जाती है आइडियल गैस। अभी हर किसी का कहना मानेगी, सारे लॉस को फॉलो करेगी, मगर ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। जिस तरह कोई आइडियल चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें कोई गलतियां खराबियां ना हो, बिल्कुल इसी तरह ऐसी गैस भी एग्जिस्ट नहीं करती जिसमें गलतियां खराबियां ना हो। आइडियल गैस रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ साइंटिस्ट की सोची हुई गैस है, दिमाग में सिर्फ साइंटिस्ट ने सोचा है। अब सवाल यह है कि जब सोचा है, जब रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती तो सोचा क्यों, और सोचा तो सोचा, हमें क्यों बता दिया और उस पर इतना पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्यों, जब वो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो बेटा वो इसलिए कि अभी मैंने कहा रियल गैस लॉस को सही से फॉलो नहीं कर रही, तो साइंटिस्ट लोगों को बहुत मसले आ रहे थे बेटा, तो उन्होंने अपने काम को आसान बनाने के लिए एक अच्छी गैस को सपोज कर लिया। कहा भाई ये अच्छी गैस है, ये हर किसी का कहना मान रही है, इस पे लगा दो सारे लॉस। समझिए, अपने काम को आसान बनाने के लिए। अगर आइडियल गैस को सपोज नहीं करते तो गैसेस पे जो इतनी कैलकुलेशन, इतने लॉज, इतनी इक्वेशंस वगैरह ड्राइव हुई हैं, वो सब नहीं हो पाती। तो भाई साइंस के सब्जेक्ट में ना सपोज करना पड़ता है, बगैर सपोजिशन के आप अपना काम नहीं कर सकते। मैथ्स का कोई सवाल करते हो, किसी की वैल्यू निकालनी है, उसको एक्स सपोज करते हो, बगैर सपोज किए वो काम नहीं हो सकता। तो इसी तरह अगर आइडियल गैस सपोज नहीं करते तो फिर गैसेस पे इतनी कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यार ये तो हमने अपनी मर्जी की गैस बना के इस पे कैलकुलेशन की है ना, जब रियल पे अप्लाई करेंगे तो फिर ये सारी चीजें अप्लाई नहीं होंगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे पहले एक थ्योरेटिकल जो है वो काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की या उसमें से एरर खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर सपोज ही ना करें तो फिर आगे हम काम कर ही नहीं सकते। तो आइडियल गैस रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, मगर क्योंकि सारे लॉज वगैरह को फॉलो कर रही थी, रियल गैसेस नहीं फॉलो कर रही थी, तो इसलिए आइडियल गैस को सपोज करना पड़ा। सारा काम, सारी कैलकुलेशन आइडियल गैस पे करनी पड़ी। तो आइडियल गैस बेटा एक ऐसी गैस होती है जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्सेस नहीं होती, यानी रियल गैस और आइडियल गैस में फर्क करने वाली चीज फोर्सेस हैं। रियल गैसेस में होती हैं, रियल गैसेस में से फोर्सेस को निकाल दो तो अब वो बन जाती है आइडियल गैस। अच्छा, रियल गैसेस में क्योंकि फोर्सेस हैं इसीलिए लॉस को फॉलो नहीं कर रही। जैसे रियल गैस पे बॉयल्स लॉ लगा के देखो, बॉयल्स लॉ वैसे तो अभी आगे आप पढ़ोगे आगे के लेक्चर्स में,
प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम करोगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है। जितना प्रेशर लगाओगे उतना वॉल्यूम कम होगा, जितना प्रेशर कम करोगे उतना वॉल्यूम बढ़ेगा। अब इसको लगाओ रियल गैस पे, जिसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को मान लो अट्रैक्ट कर रहे हैं पहले से। तो अब मुझे बताओ, क्या मैं जितना प्रेशर लगाऊंगा वॉल्यूम उतना कम होगा? नहीं, वॉल्यूम में कमी ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी तो कर रहे हैं। थोड़ा सा पुश करूंगा मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे के। आई बात समझ में? इसी तरह मान लो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो मुझे प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा और वॉल्यूम में कमी बहुत कम आएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को दूर भी तो कर रहे हैं, तो मुझे उसको ओवरकम करने के लिए भी प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब रियल गैस बॉयल्स लॉ को पूरी तरह फॉलो नहीं कर रही। जितना प्रेशर लगा रहा हूं वॉल्यूम में कमी उतनी नहीं आ रही, या तो उससे ज्यादा आ रही है या उससे कम आ रही है। तो इस तरह का मसला आ रहा था, सिर्फ इसी में नहीं, हर लॉ में, हर तरह की कैलकुलेशन में। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? साइंटिस्ट लोगों ने कहा मसला कौन कर रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कर रही है, इसको निकाल के साइड पे कर दो। तो अब ये जो गैस बन गई, ये आइडियल गैस बन गई, हर किसी का कहना मानेगी। मगर क्योंकि ऐसी कोई गैस होती नहीं है जिसमें फोर्सेस ना हो, तो समझ लो आइडियल गैस आपकी एग्जिस्ट नहीं करती। अब क्योंकि सारे लॉज वगैरह को तो आइडियल गैस फॉलो कर रही है, रियल गैस तो फॉलो नहीं कर रही, तो हमारी कोशिश ये होती है कि रियल गैस को आइडियल गैस के करीब लेके जाओ, रियल गैस को आइडियल गैस की तरह बनाने की कोशिश करो, क्योंकि रियल गैस तो लॉस को फॉलो नहीं कर रही। लॉस को फॉलो कौन कर रहा है? आइडियल गैस कर रहा है। तो रियल गैस को आइडियल गैस के जैसा बनाने की हमने कोशिश करनी है। तो आपसे पूछता है टेम्परेचर और प्रेशर की वो कंडीशंस बताओ जिसमें रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। बेटा रियल गैस में फोर्सेस हैं, आइडियल गैस में फोर्सेस नहीं है। रियल गैस को, आइडियल गैस तो स्टैंडर्ड है, इसमें छेड़खानी नहीं कर सकते। रियल को आइडियल के करीब लेके जाना है तो इसमें से भी फोर्सेस को निकालना है, जब तो आइडियल की तरह बिहेव करेगी। आइडियल में फोर्सेस नहीं है, रियल में फोर्सेस हैं। रियल को आइडियल की तरह बनाना है तो रियल में से भी फोर्सेस को खत्म करना है। फोर्सेस कब खत्म होंगी बेटा? मॉलिक्यूल्स के करीब आने पे या दूर जाने पे? दूर जाने पे। तो मॉलिक्यूल्स को दूर करना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और प्रेशर कम करना पड़ेगा। मॉलिक्यूल्स को दूर करना है, इसका मतलब वॉल्यूम को बढ़ाना है। वॉल्यूम का टेम्परेचर से डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ और प्रेशर से इनवर्स रिलेशन होता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो अगर आपने रियल गैसेस में से फोर्सेस को खत्म करना है, इसका मतलब आपको मॉलिक्यूल्स को दूर ले जाना पड़ेगा, आपको वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए आपको बेटा टेम्परेचर ज्यादा करना पड़ेगा और प्रेशर कम करना पड़ेगा। तो ये एक बात मैं लिखने जा रहा हूं, रियल गैसेस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस एट high temperature and low pressure। सही है। इसी तरह एक और बात मैं लिख रहा हूं, क्या? रियल गैस deviates from आइडियल गैसेस। रियल गैस आइडियल गैस से दूर कब भागेगी बेटा? जब मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे। मॉलिक्यूल्स को करीब लाने के लिए टेम्परेचर कम और प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब यूं कह लो उसकी ऑपोजिट कंडीशंस करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये आइडियल गैस हो गई। अच्छा, आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं, पॉइंट नंबर 6, जो क्या कहता है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। अच्छा, यहां भी काइनेटिक एनर्जी पे मैंने एवरेज लगाया, ऊपर बार लगाया, बार जो है वो एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। एवरेज इसलिए लगाया है क्योंकि वही बात, हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होगी, कुछ की ज्यादा होगी, कुछ की कम होगी। तो हम बात करेंगे किसकी बेटा? एवरेज की। तो
एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेटा गैस मॉलिक्यूल्स की, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। भाई खुद सोचो, टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल तेज तेज मूव करने लग जाएंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर कम करोगे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अच्छा, सिर्फ टेम्परेचर नहीं लिखा हुआ, यहाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखा हुआ है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर बेटा होता है टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर को जब भी केल्विन में मेजर करते हैं तो वो टेम्परेचर बेटा आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है। सही है। टेम्परेचर को मेजर करने का सेल्सियस भी यूनिट होता है, केल्विन भी होता है, फारेनहाइट भी होता है। जब भी टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करेंगे तो वो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाएगा। तो अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर को केल्विन वाले टेम्परेचर को डबल करोगे, काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। केल्विन वाले टेम्परेचर को आधा करोगे, काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाएगी। यानी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, केल्विन वाले टेम्परेचर के। ठीक है बेटा, तो ये 6 पॉइंट्स थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो कि हमने डिस्कस किए, साथ ही आइडियल गैस को भी डिस्कस किया। तो फिलहाल इस वीडियो को, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में आप दोस्तों मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।